गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स और ये क्लास 8th है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आप सभी जानते हैं जब भी हम एनसीईआरटी को शुरू करते हैं तो इसमें दो कैरेक्टर हमेशा प्ले करते हैं, एक पहेली और एक भूजो। तो पहेली और भूजो ने क्लास 7th में एक फॉरेस्ट को विजिट किया था। तो उस फॉरेस्ट वाले विजिट को ये क्लासमेट से शेयर करने के लिए हैं बड़े ही इच्छुक हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो अदर बच्चे हैं क्लास के, वो भी कुछ एक्सपीरियंस करके आए हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि भरतपुर सेंचुरी को उन्होंने विजिट किया तो वो उसको शेयर करना चाहते हैं। कुछ बच्चों ने काजीरंगा नेशनल पार्क को विजिट किया, उसको चाहते हैं। कुछ बच्चों ने लोकछाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विजिट किया, वो उसको बताना चाहते हैं। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व, सभी बच्चे अलग अलग विजिट करके आए हैं तो वो उसको शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पहली पूछ रही है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे कि इनका पर्पस क्या है और ये क्यों बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। तो डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज क्या होंगे। ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। हम सब जानते हैं कि अर्थ पर बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे एनिमल रहते हैं। फिर कह रहे हैं ए मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। मेजर थ्रेट क्या, सबसे बड़ा जो संकट है इनके लिए वो है डिफॉरेस्टेशन। लगातार जंगलों को काटा जा रहा है तो वो सबसे बड़ा खतरा है एनिमल के सर्वाइवल के लिए, प्लांट के सर्वाइवल के लिए किसी भी जगह। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग है क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर द अदर पर्पसेस। अब अदर पर्पसेस के लिए यानी कि फॉरेस्ट की जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल हम अदर पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। वो पर्पस क्या क्या हैं। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी कल्टीवेशन करेंगे उस पर। बिल्डिंग और हाउसेज या फैक्ट्री बनाएंगे उस पर, है जी। नेक्स्ट है मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज ए फ्यूल, यानी हम जो है कल्टीवेशन करेंगे, फैक्ट्रीज बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे। अगर हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं तो इसीलिए हम इन सब चीज़ों को डिफॉरेस्टेशन इसलिए कर रहे हैं हम। ये सब हमारे रीजंस हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा आने वाले समय में। देखिए इसके आने वाले समय में क्या होगा। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। क्या करता है जी, टेम्परेचर को और पॉल्यूशन लेवल को बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये क्या बढ़ा देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देगा एटमॉस्फेयर में, अगर डिफॉरेस्टेशन लगातार होता रहेगा। ये कैसे बढ़ा देगा, इसकी जानकारी हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। इसके बाद में देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं यहाँ पर। पहला टेम्परेचर बढ़ेगा, दूसरा पॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, चौथा रहेगा कि ग्राउंड वाटर जो होगा वो लोअर्ड होता चला जाएगा, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ चलता जाएगा। आप देखेंगे जब गर्मी का समय होता है तो जो नल होते हैं या समर होते हैं, समर सेवल्स लगे रहते हैं, तो उनसे क्या होता है, उनसे वो लोअर होते चले जाते हैं। पानी का जो लेवल है वो नीचा हो जाता है और हमें पानी कम मिलता है गर्मियों के दिनों में। लेकिन जैसी बरसात आ जाती है वो पानी का लेवल फिर से ठीक हो जाता है। तो ये है जी। इफ़ कटिंग ऑफ ट्रीज़ कंटिन्यू, अगर ट्रीज़ का कटिंग कंटिन्यू होता रहेगा तो क्या होगा, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। ये ध्यान रखना है, पॉइंट्स हैं ये छोटे छोटे जिनको आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, अगर लगातार हम कटिंग करेंगे फॉरेस्ट की तो ये जो है फर्टिलिटी और रेनफॉल दोनों को कम करेगा। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। आप सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस का बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि खाना बनाना। प्लांट जो खाना बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। देखिए यहाँ पर और लाइन दी है, फ्यूअर ट्रीज, अगर ट्री की संख्या कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम यूज़ करेंगे वो। कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट, यानी कि अगर कम ट्री हैं कम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी। देखिए बढ़ गई।
दिस लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि जो हीट रेज होती हैं उनको रिफ्लेक्ट हो जाती, जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है और टेम्परेचर को बढ़ाती रहती है। देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी तो रेनफॉल रिड्यूस होगी। ठीक है, और ये क्या करेगा हमारे लिए, ये लेकर आएगा ड्रॉट, यानी सूखा आएगा हमारे लिए, फिर ये बात हो जाएगी। अगर सूखा आएगा इसी के साथ साथ और भी चीज़ें आएंगी। डिफॉरेस्टेशन क्या करेगा हमारे लिए, डिफॉरेस्टेशन सॉइल की प्रॉपर्टी को भी मतलब इफ़ेक्ट करेगा। कैसे करेगा कि अगर पेड़ जो होंगे वो कम हैं तो मोर सॉइल इरोजन होगा। अब सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन ये होता है कि जो मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है अगर वो निकल जाए, उसका निकल जाना या उसका उड़ जाना, ये कहलाता है सॉइल इरोजन। तो अगर जो ट्री होते हैं वो सॉइल इरोजन को नहीं होने देते, अगर ट्री की संख्या कम होगी तो सॉइल इरोजन होगा। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस। अब देखिए सॉइल इरोजन हो गया, नीचे की जो लेयर बचेगी, नीचे की जो सॉइल मिलेगी वो सॉइल कैसी है, उसमें लेस ह्यूमस है एंड इज़ लेस फर्टाइल। जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो फर्टाइल भी होती है और ह्यूमस भी रहती है उसमें, वो अच्छी रहती है खेती के लिए। लेकिन अगर टॉप लेयर उड़ गई, नीचे की जो लेयर होगी वो कैसी होगी, ये देखिए यहाँ दिया है सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। नीचे की जो सरफेस होगी उसको वो एक्सपोज हो जाएगी। एक्सपोज होने के बाद में क्या होगा कि इसमें कम ह्यूमस होगी और इसमें फर्टाइल भी, इसकी फर्टिलिटी भी कम होगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और इसी को क्या कहेंगे, डेजर्टिफिकेशन कहेंगे। यानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस एरिया में रेगिस्तान बन जाएगा। जब वहाँ प्लांट ही नहीं रहेंगे तो वो एक डेजर्ट कहलाएगा। समझ गए, इसी तरह से डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। डेजर्टिफिकेशन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। देखिए अगर डेजर्टिफिकेशन होगा, रेतीली मिट्टी हो जाएगी तो वहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी वाटर उसमें नहीं रुकेगा ज़्यादा देर तक, ये बात हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड। देखिए ये क्या है कि जो वाटर होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है किसी भी मिट्टी की, वो क्या करेगी, वो उसका लेवल सही बनाए रखती है। इससे होगा क्या, देखिए यहाँ पर क्या रह गया, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड। हाँ देखिए मूवमेंट जो होगा, वाटर जो होता है वो क्या कर जाएगा, मूव करेगा ग्राउंड की तरफ। तो इसी को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन रेट। इनफिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो क्या हो जाएगा, अगर डेजर्टिफिकेशन हो गया तो वो रिड्यूस हो जाएगा। Property of the soil like nutrient content, texture, etc. also changes because of deforestation. सब कुछ इसी वजह से हो रहा है कि सॉइल का कंटेंट बदल जाएगा, सॉइल का टेक्सचर बदल जाएगा, न्यूट्रिएंट बदल जाएंगे, सब चीज़ें बड़ी दिक्कत में आएगा। तो ये चीज़ होगी जी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या क्या है जरा देखें। देखिए सबसे पहले ऊपर दिया हुआ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, किसी भी अर्थ का कोई भी ऐसा पार्ट जहाँ पर कौन रहते हों, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हों, उसी को कहते हैं बायोस्फीयर। और वो क्या हो, लाइफ को सपोर्ट करता हो वो एरिया, उसी को कहेंगे बायोस्फीयर। देखिए एक चीज़ और भी है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी ये होती है, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। जो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं वो सभी मिलकर क्या बनाएंगे, बायोडाइवर्सिटी कहलाएंगे। और वो एक दूसरे से क्या रखते हैं, इंटर रिलेशनशिप रखते हैं, विद द इन्वायरमेंट भी रखते हैं। खुद तो रखते ही रखते हैं इंटर रिलेशनशिप, और वो इन्वायरमेंट से भी रखते हैं। जैसे कि हम शेर से, चाहे हम इंटरलिंक ना हो, एक दूसरे के हमारे साथ लिंकिंग ना हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है हमारा, किससे, इन्वायरमेंट से, उसका और हमारा दोनों का। यहाँ पर आ रहे हैं प्रोफेसर अहमद, क्या कर रहे हैं, एक विजिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पहेली और बूझों के लिए, और उनके क्लासमेट्स के लिए क्या जाएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व जाएंगे। उन्होंने कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व को चुना है, चूज़ किया उन्होंने, इन्होंने क्या है, पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व में चलते हैं अब। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको देखने के लिए। अब एक चीज़ और भी करेंगे, ये
पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये माधव जी को भी ले लेंगे। माधव जी कौन है? एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय हैं, ताकि इन्हें गाइड कर सकें, दिखा सकें कहाँ का क्या क्या है। तो देखिए क्या, पहले माधव जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उनमें से एक चीज़ ये भी है कि ये आखिरकार एरिया कैसे होते हैं ये सभी, और बनाए क्यों जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स प्लांट होते हैं, फोना मीन्स एनिमल होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लोरा जो होता है, तो भैया ये प्रोटेक्टेड एरिया जो होते हैं ये किस लिए है? ये फ्लोरा और फोना को बचाने के लिए हैं। और प्रोटेक्टेड एरिया कहलाते हैं क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, जो इनको प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है। इनका नाम रख दिया मतलब, यानी कि ये ठीक है। इनको एक तरह से बाउंड्री बनाई जाती है, तार लगा दिया जाता है, और एक तार भी लगा सकते हैं, एक कागजों में भी लिखा जाता है भाई ये एरिया पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड है। तो पहला इसमें दे रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब है कि ये एरिया वो है जहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस एनिमल के लिए, उनके हैबिटेट के लिए नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क क्या होते हैं? एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क में क्या रहेगा कि ऐसे एरिया है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ अपना सर्वाइव कर सकती है और उनको फ्रीली रह सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं रहेगी। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? लार्ज एरिया रहते हैं, बहुत बड़े एरिया रहते हैं, प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया। देखिए होगा क्या, होगा ये कि मैं इसमें एक वो ले लेता हूँ। देखिए जैसे कि अब ये रहा बायोस्फीयर रिजर्व, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में ये नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क हो गया। इस नेशनल पार्क के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाए, ऐसे होगा। ये तो हो गया बायोस्फीयर रिजर्व, ये हो जाएगा आपका नेशनल पार्क, और ये हो जाएगी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान रहे, यानी बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा है, ठीक है। इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए कि जो आदिवासी होते हैं वो रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये वाला जो एरिया है इसमें इनको जाने की कोई इजाज़त नहीं होगी। जो भी ट्राइबल एरिया हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, वो नहीं जाएंगे। वाइल्ड लाइफ में अंदर की तरफ जो, इसमें तो कोई जाएगा ही नहीं, बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पर बिल्कुल एकदम सुरक्षित रहेंगे एनिमल। तो ये चीज़ रहेगी। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एक एक करके करते हैं हम, बायोस्फीयर रिजर्व को देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मीन्स द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए ही ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग है कि वेराइटी ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जो मिलते हैं, मान लीजिए ये एक एरिया है, इसमें प्लांट भी मिल रहा, एनिमल मिल रहा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रहा, ये तीनों मिल करके बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी। समझ गए? बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नताएं, यानी लिविंग्स की विभिन्नताओं में मतलब किसी भी एरिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं वो कहलाएंगे बायोडाइवर्सिटी उस एरिया के, ठीक है। ये कह रहे हैं नेक्स्ट, द पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क है इसके अंदर, और इसका नाम क्या है? सतपुड़ा है, सतपुड़ा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा है कि उसके अंदर एक नेशनल पार्क हैगा और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगी। ध्यान रहे, बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व ये हो गया, ये नेशनल पार्क हो गया, ये हो गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। उम्मीद है उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी बात। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया इन्होंने, ये रहा पचमराही ये सेंचुरी हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे मानिए। इसमें एक हमारा किधर चला गया,
इसमें नेशनल पार्क कहाँ है, ये रहा सतपुरा नेशनल पार्क, और इसमें जो है ये सेंचुरी हो जाएगी, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये टावा रिजर्वायर हो जाएगा। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि ये एक बड़ा एरिया, ये बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, पूरा बायोस्फीयर रिजर्व, और इसमें जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएंगी, जैसे कि एक सेंचुरी ये रही, एक सेंचुरी ये रही, नेशनल पार्क ये रहा, ये चीज़ें हो जाएगी, और ये पूरा पूरा हो जाएगा हमारा, अरे पूरा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फ्लोरा और फौना क्या होता है, यहाँ आगे बात फ्लोरा की और फौना की। फ्लोरा क्या होता है, यहाँ मैं डेफिनेशन दी है कि प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना, यानी कि जो प्लांट होते हैं रेस्पेक्टिवली दिया हुआ पीछे, जो प्लांट होते हैं किसी भी एरिया में, जो प्लांट होंगे वो फ्लोरा कहलाएंगे, और जो एनिमल होंगे वो फौना कहलाएंगे। किसी भी एक पर्टिकुलर, जैसे कि मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया में प्लांट, जितने इस प्लांट में कोने से लेकर इस कोने तक जिम मिलेंगे वो सभी कहलाएंगे फ्लोरा। ठीक है, इसी एरिया में मान लीजिए एनिमल है, इस पूरे एरिया में जो एनिमल मिल रहे हैं वो कहलाएंगे फौना। ठीक है, काउंट मतलब एक तरह से ग्रुप में पूरे के पूरा एक एरिया में जो चीज़ें मिलेंगी उसका नाम दिया गया। ठीक है, अब बात आती है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं, आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी कोई स्पीसीज मिलती है पर्टिकुलर एरिया में वही मिलेगी, वो कहलाती है एंडेमिक स्पीसीज। देखिए जैसे साल है और मैंगो है, ये एंडेमिक फ्लोरा हैं कहाँ के, पचमाराही बायोस्फीयर रिजर्व के। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसका एक चीज़ होगी। दूसरा है बेसन इंडियन जाइंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल, ये एंडेमिक फौना है ऑफ दिस एरिया। ये देनी कि ये यहीं मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेगी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। एंडेमिक स्पीसीज़ का मीनिंग क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, कोई प्लांट है, नीम का पेड़ है मान लीजिए, वो बस सिर्फ भारत में मिल रहा है, तो भारत का वो क्या हो जाएगा, एंडेमिक स्पीसीज़ हो जाएगी। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सब चीज़ें सब देखी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। अब आम का पेड़ है, आम का जो पेड़ है वो एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है, तो उसको वो हो जाएगा उसका एंडेमिक स्पीसीज़। आगे चल रहे हैं। अच्छा, स्पीसीज़ क्या होती है, देखिए स्पीसीज़ क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, यानी वो क्रॉस कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और नई स्पीसीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी को कहते हैं स्पीसीज़। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी स्पीसीज़ की भी। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या है जी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। ये क्या है, एक बड़े से रिजर्व फॉरेस्ट है जहाँ पर एनिमल अपना सर्वाइव कर सकते हैं बढ़िया अपने तरीके से, उनकी अपनी लाइफ स्टाइल जो होगी वही मिलेगी उनको सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, सब यहाँ पर दिया गया है, सम थ्रेटेंड, सम ऐसे वाइल्ड एनिमल के नाम दिए गए हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं, जो कि खतरे की निशानात पर हैं। देख लीजिएगा एक बार, इसके नाम जरूर देख लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी तो इसमें ऐसे कोई खास चीज़ें हैं नहीं और भी। अच्छा, अब देखते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है, नेशनल पार्क ऑन द राइट, मतलब यानी कि ये घूम रहे हैं, ये कहाँ गए हुए हैं, ये गए हुए हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व में घूम रहे हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में घूमते हुए इनको एक और रोड साइड पर एक बोर्ड मिला जिस पर लिखा हुआ था सतपुरा नेशनल पार्क। और सतपुरा नेशनल पार्क कहाँ मिल रहा था, मैंने आपको भी बताया सतपुरा नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा, देखो कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, देखो सतपुरा नेशनल पार्क ये रहा, ये रहा सतपुरा नेशनल पार्क। कहाँ मिल रहा है ये मिल रहा है पचमराही सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ये कहाँ घूम रहे हैं, पचमराही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूम रहे हैं। इसीलिए जब ये घूमते हुए अंदर पहुँचे तो इनको एक बोर्ड मिला जिसका नाम क्या था, सतपुरा नेशनल पार्क, ये चीज़ रहेगी।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ नेशनल पार्क मिला। नेशनल पार्क की बात क्या आ गई कि इन्होंने एक बोर्ड देखा और बोर्ड पर लिखा हुआ था सतपुरा नेशनल पार्क। अब बच्चे क्या चाह रहे हैं, बच्चे बड़े ही इच्छुक हैं इसको देखने के लिए। माधव जी ने बताया, फिर से माधव जी बता रहे हैं कि भैया यहाँ क्या है, देखो यहाँ से देख लो कि दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या होता है मैं आपको ये बता दूं थोड़ा सा। इकोसिस्टम क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया, इसमें एनिमल भी हैं, प्लांट भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, सॉइल भी है, वाटर भी है, ये सब मिलकर उस पर्टिकुलर एरिया को, एक छोटे से एरिया को हम कहते हैं इकोसिस्टम। किसी भी एरिया में, यानी बायोस्फीयर में, पूरे बायोस्फीयर में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया को स्टडी कर रहे हैं तो वो उसका कहलाएगा इकोसिस्टम। ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछी जाती है। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी भी, जैसे कि रॉक पेंटिंग मिलेगी। ए टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाई इन पंचमराही बायोस्फीयर रिजर्व। ये सब चीज़ें रहेंगी, छोटे छोटे से डाटा हैं, इनको तो बस सिर्फ देखना ही है हमको। ठीक है, यहाँ पर और भी एक चीज़ मिलेगी जिसका नाम क्या है, सतपुरा टाइगर रिजर्व, इसी में मिलेगा। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री। टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर क्या मतलब, क्या प्रोजेक्ट टाइगर आपसे पूछा जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर लिखना है आपको कि पूरे इंडिया में टाइगर्स को सर्वाइव बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ पर ये सभी दिया गया, जैसे कि टाइगर यहाँ बताया गया है कि टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग। धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइगर्स की जो स्पीसीज है ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस ऑफ sense that a significant increase in the population of the tiger have been seen। यानी कि 22 जो सतपुरा नेशनल पार्क है, सतपुरा टाइगर रिजर्व, उसमें टाइगर्स की जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज होते हुए देखा गया है। देखिए, अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, एनिमल हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग। धीरे धीरे जिनका कम होता जा रहा है नंबर, उनको कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। और जैसे जैसे उनका नंबर कम होगा वो एक्सटिंक्शन की तरफ चलते चले जाएंगे। देखिए ये क्या है कि देखिए एनिमल हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू ए लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीसीज। यानी कि मान लीजिए एक नंबर 100 था, धीरे ये 100 नंबर अच्छा है जी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसकी नंबर 10 रह गए, 10 रह गए तो एक दिन 0 भी हो सकता है। अगर 0 हो सकता है तो यानी कि ये स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो यानी कि 10 नंबर आते आते हमें ये पता चल गया कि भैया ये हो गई इंडेंजर्ड स्पीसीज़। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का मतलब समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए आखिरकार ये हो कैसे रहा, या क्या इसमें वजह रहती है, या हाँ क्या करते हैं हम, प्रोटेक्टेड एरिया होने के बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जो नेशनल पार्क होते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें स्ट्रिक्ट रहती हैं, क्या क्या चीज़ें रूल रेगुलेशन रहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी सच एज ग्रेजिंग, पाउचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ वुड, फायरवुड, मेडिसिन प्लांट आर नॉट अलाउड। किसी भी तरह की एक्टिविटी नेशनल पार्क में अलाउड नहीं होती। आर ओनली बिग एनिमल फेसिंग एक्सटिंक्शन। क्या बड़े एनिमल जो होते हैं वही एक्सटिंक्शन फेस करते हैं, वही गायब होते हैं दुनिया से? नहीं, जो छोटे एनिमल होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं, वो भी एक्सटिंक्शन हो सकता है उनका भी। तो ये चीज़ है भैया। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, माधव जी बता रहे हैं। माधव जी कौन है, गाइड हैं इनके, जो कि फॉरेस्ट एम्प्लॉई ही हैं। टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इंडेंजर्ड, और वो जल्दी क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बताई, फिर से देखिए इकोसिस्टम की बात आ गई है। इट मेड अप ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द एरिया अलॉन्ग विद द मतलब नॉन लिविंग जो एलिमेंट हैं उनके साथ मिलकर के क्या बनाता है, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम आता है जी। इकोसिस्टम की डेफिनेशन यहाँ मिल गई। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ देखिए रेड डाटा बुक क्या होती है। रेड डाटा बुक वो कलेक्शन है जहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का नाम लिखा जाएगा, इसको कहते हैं रेड डाटा बुक। एनिमल और प्लांट दोनों का लिखा जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए माइग्रेशन क्या होता है,
माइग्रेशन है। माइग्रेशन को पढ़ने के लिए हमें यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, तावा रिज़र्व। ये किस में है? ये इसी में पंचमराही बायोस्फीयर रिज़र्व में ही है। तो तावा रिजर्वायर पर ये जाकर के कुछ समय के लिए रुके सभी बच्चे आराम करने के लिए। तो यहाँ पर देखा, पहेली ने क्या देखा, कुछ बर्ड्स को देखा। माधव जी ने बताया है कि ये बर्ड जो है ये माइग्रेटरी बर्ड हैं। माइग्रेटरी बर्ड का मीनिंग क्या है, इसको हम देखते हैं। माइग्रेटरी बर्ड जो होती हैं वो दूर एरिया से उड़ करके किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आ जाती है। क्यों आती हैं, वजह क्या होता है? वजह होता है क्लाइमेटिक चेंज, क्योंकि उनको एग ले करने हैं और वहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही क्या हो जाता है, कोल्ड हो गया है। मान लीजिए कोल्ड हो गया है, तो वहाँ से यहाँ मान लिए इनका मतलब हैबिटेट थी, यहाँ ये आ गए। तो यहाँ से उड़ के यहाँ इसलिए आए हैं ये बर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। तो यहाँ आ जाएंगे अब ये प्लांट, अब ये बर्ड्स, और ये जो उड़ कर के आए हैं, उड़ने की वजह से क्या है, कहे जाएंगे माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, तो ये है बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर अनदर लैंड, यानी कि किसी और जगह पहुंचने के लिए जो बर्ड फ्लाई करती हैं उनको कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली बर्ड। और ये माइग्रेशन जो होता है ये पर्टिकुलर नहीं होता, मतलब स्टेबल नहीं होता। जब समय सही आ जाता है, इनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से उड़ करके यहाँ पहुँची, अरे क्या हो गया, यहाँ से उड़ करके यहाँ पहुँच गई मान लीजिए बर्ड्स, तो यहाँ अनफेवरेबल कंडीशन थी, यहाँ फेवरेबल थी। जब ये कंडीशन फेवरेबल हो जाएंगी वापस, तो ये उड़ करके अपने ही देश में वापस आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा जी। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, देखिए रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या कहता है? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर ये कहता है कि 17 यानी 17 बड़े बड़े जो ट्री होते हैं, अगर उनको काटा जाए तो 1 टन पेपर बनाया जा सकता है उससे। बताइए, 17 पूरे ग्रो करे हुए प्लांट। तो प्लांट ऐसे तो 1 टन पेपर क्या, हम तो लगातार बहुत ज़्यादा पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है कि हम अगर डेली बेसिस पर अगर अपना पेपर को इस्तेमाल करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक दिन प्लांट्स की कमी होती जाएगी। इसी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ये चीज़ रहेगी, तो हमें पेपर का इस्तेमाल कम करना चाहिए, बचाना चाहिए। नेक्स्ट है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या है? दोबारा से प्लांट्स को लगाना। रिफॉरेस्टेशन इज़ द रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। नए ट्री लगा दें हम तो बढ़िया है, उससे रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, सीधी बात है। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक्स प्लेस नेचुरली भी हो सकता है। कैसे? अगर हमने कोई एक एरिया है, इसमें से सारे प्लांट्स को काट दिया और इस एरिया को हमने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, हमने इसको कुछ नहीं करा, ना इसमें हमने कोई और बिल्डिंग बनाई ना कुछ करा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अगर हमने इनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो इसको अनडिस्टर्ब, तो ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेगा और नेचुरल रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। ये बात आएगी जी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया। इन इंडिया वी हैव फॉरेस्ट एक्ट। हमें फॉरेस्ट एक्ट भी है, कंजर्वेशन एक्ट भी है हमारे पास। दिस एक्ट इज एम्ड, इसका उद्देश्य क्या था? प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द नियर और फॉरेस्ट। मतलब यानी फॉरेस्ट में जो रहते हैं उनको हम आदिवासी भी कहते हैं, आप जानते हैं, ट्राइबल स्पीसीज़ कहते हैं। तो ये चीज़ रहेगी, उनको बचाने के लिए भी हमारे पास ये इस तरह के नियम हैं। ये फिर कुछ यहाँ पॉइंट दिए गए हैं, इनको याद कीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बस यही है हमारी आपसे इल्तिजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।